अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे बता देना कि आवाज़ आ रही है नहीं आ रही जल्दी से, ताकि फिर हम स्टार्ट कर दें। वालेकुम सलाम फ़ातिमा, वालेकुम सलाम अरीबा। अरीबा अब बता दे अब सही आ रही है या नहीं, मैं थोड़ा तेज़ कर देता हूँ। चले देखें। ये माइक भी थोड़ा करीब, मुंह के करीब हो गया। अब बता दें मुझे। शुक्रिया अरीबा। ठीक है फ़ातिमा, तो हम शुरू कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने बुक में निकाल ले, पेज नंबर 153 निकाल ले। कोई भी मसला आए आवाज़ वगैरह में तो मुझे डायरेक्ट बता देना, सही है आप लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का हमारा टॉपिक जो है ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ा सा डिटेल्ड भी है, थोड़ा सा मुश्किल भी है, थोड़ा सा आसान भी है। लेकिन अगर आप लोग इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे तो आप लोग को बड़ा मज़ा आएगा इंशाअल्लाह, और आपको समझ में भी आएगा। सही है। अच्छा भाई, ऐसा क्या चीज़ हम पढ़ने वाले हैं? तो आज हम पढ़ने वाले हैं वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। सही है ना। ये जो आपको नज़र आ रहा है वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस, ये आता है लॉन्ग के अंदर। किस में आता है? ये लॉन्ग में आता है। वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस दिया किसने था? तो दो साइंटिस्ट है, एक का नाम है जॉर्ज बिडल एंड एक का नाम है एडवर्ड टेटम। ये आप लोगों ने याद रखना है। हमसे क्यों जा सकता है इस तरह से कि भाई बताओ वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस किसने दिया था, या ऐसा आ सकता है कि बिडल एंड टेटम ने कौन सी थ्योरी या कौन सी हाइपोथेसिस दी थी। ये पढ़ाने से पहले मैं आप लोग को यहाँ ये थोड़ी सी चीज़ें लिखी हुई है। जीन्स द यूनिट्स ऑफ हेरिडेटरी इन्फॉर्मेशन, ये वही चीज़ है, उसी को डिस्कस कर रहे हैं आगे। हम देखते हैं यहाँ पर कि किस तरह डिस्कस करते। देखें, हमें पता है जीन्स मौजूद होते हैं ना, हमें पता है भाई हमारे पास एक क्रोमोसोम है। इस तरह से हमारे पास एक क्रोमोसोम है और क्रोमोसोम्स के ऊपर कुछ लोकस होते हैं जहाँ पर स्पेसिफ़िक इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है इस तरह से। और वो स्पेसिफ़िक इन्फॉर्मेशन मतलब स्पेसिफ़िक जीन्स मौजूद होते हैं। क्या होते हैं? स्पेसिफ़िक जीन्स मौजूद हैं, और वो जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं कोई भी करैक्टर के लिए, या हम कोई भी काम करवाने के लिए, आपके बॉडी के अंदर कोई भी काम करवाने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होती है। सही है। तो ये हमें पता चल गया भाई जीन्स मौजूद है करैक्टर के लिए। तो इसी के बारे में हम कह रहे हैं कि भाई जो जीन है ना, ये बेसिकली हेरिडेटरी इन्फॉर्मेशन को कैरी कर रहा है। क्या कर रहा है? ये हेरिडेटरी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उसको कैरी करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो आप कहोगे भाई जीन्स रिस्पॉन्सिबल है। कौन रिस्पॉन्सिबल है? जीन रिस्पॉन्सिबल है। इतनी बात हो गई। अब यहाँ पर एक साइंटिस्ट है, एक फिजिशियन है। क्या है? एक फिजिशियन है, गेरर्ड नाम है इसका। और फिर एक और यहाँ पर इसका नाम है बेटसन। ये एक फिजिशियन था और ये मेंडेलियन जो वो है ना जेनेटिसिट्स, उसके ऊपर स्टडी कर रहा था। अब मेंडल्स वगैरह के जितने भी एक्सपेरिमेंट है ये हम स्टडी करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 के अंदर। अब यहाँ पर थोड़ा बहुत जिक्र है, बस आप लोग इतना याद रखना है कि मेंडल ने 7 करैक्टर के ऊपर स्टडी किया था। उसके कुछ लॉज है जो कि बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करते हैं जीन्स के अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करते हैं किसके अंदर? जेनेटिक्स के अंदर। तो हम उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, वो चैप्टर नंबर 8 के अंदर हम जब पढ़ेंगे कि कौन कौन से रोल है और किस तरह से ये अपना इतना इंपॉर्टेंस क्यों है इसकी, तो हम बाद में जाके डिस्कस करेंगे। अभी हमने ये पढ़ना है कि भाई इसको पता चला, ये जो बेटसन था, कि भाई कुछ एक बीमारी ऐसी है या कुछ बीमारियाँ ऐसी है, सर्टेन डिजीज़ ऐसी है
कि वो फैमिलीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट है, मतलब फैमिलीज़ में आ रही है। ग्रैंडफादर है उसके अंदर बीमारी है, उसका भाई ग्रेट ग्रैंडफादर है, ये ग्रेट ग्रैंडफादर उसके अंदर बीमारी है, फिर ग्रैंडफादर है उसके अंदर बीमारी आ गई, फादर के अंदर बीमारी आ गई, फिर चाइल्ड के अंदर भी बीमारी आ गई, मज़ीद ऑफस्प्रिंग के अंदर भी ये बीमारी जो है ना कुछ जनरेशन से चलती हुई आ रही है। तो इसने ये बताया कि भाई जो बीमारी है ना उसको कुछ रिसेसिव एलील जो है ना वो क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कुछ रिसेसिव एलील्स कंट्रोल कर रहे हैं। रिसेसिव एलील ऐसे होते हैं हमारे पास, अगर मैं यहाँ लिख दूँ कि हमारे पास कैपिटल टी और या मैं काम करता हूँ मैं लिख दूँ बल्कि कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इसमें जो कैपिटल है ना जो कि ख़ुद को दिखाता है वो कहलाता है डोमिनेंट। क्या कहलाता है, वो डोमिनेंट कहलाता है। और जो ख़ुद को छुपाता है ये कहलाता है रिसेसिव। क्या कहलाता है, ये रिसेसिव कहलाता है। याद रखना जब कैपिटल टी स्मॉल टी होगा तो इसमें हमेशा जो कैपिटल टी है ना ये ख़ुद को दिखाएगा। अगर मैं आपको कहूँ कि भाई ये टी है ना ये टोल नज़र आ रहा है, किस तरह नज़र आ रहा है, ये बंदा टोल नज़र आएगा जिसके अंदर ये वाले जीन्स मौजूद होंगे। और जिसके अंदर दोनों जीन्स स्मॉल होंगे, स्मॉल टी होंगे, तो वो बंदा डॉर्फ नज़र आएगा या फिर वो बंदा शॉर्ट नज़र आएगा। ये बात मैंने आपको बता दी यहाँ पर। अब हमारे पास अगर मैं आपको कहूँ कि भाई ऐसा कोई ऑफस्प्रिंग है जिसके अंदर दोनों चीज़ें मौजूद है, कैपिटल टी भी और स्मॉल टी भी है, तो ये बंदा भी कैसे नज़र आएगा, टोल नज़र आएगा। लेकिन इस बंदे के अंदर याद रखना एक जीन अभी भी कौन सा वाला मौजूद है, डॉर्फ वाला मौजूद है, लेकिन ये ख़ुद को ज़ाहिर नहीं करेगा। तो सवाल ये कब ज़ाहिर करेगा, ये तब ज़ाहिर करेगा जब ये बंदा किसी ऐसे बंदे के साथ मिले जिसके अंदर भी एक रिसेसिव अलील मौजूद हो। और जब ये वाला अलील इस वाली अलील के साथ मिलेगा, जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो स्मॉल टी नज़र आएगा। फिर इस बंदे के अंदर वो बीमारी वगैरह क्या हो जाएगी, नज़र आएगी। ये स्मॉल टी कैपिटल टी बीमारी नहीं है, ये सिर्फ आपको बताने के लिए इस वक्त मैंने लिखा है, सही है ना। तो गेरर्ड ने ये कंक्लूड किया था। अच्छा, यहाँ पर एक बीमारी है जिसका नाम है एल्केप्टोनोरिया। क्या नाम है, एल्केप्टोनोरिया, या आप इसको एल्केप्टन यूरिया भी कह सकते हैं, सही है ना। यहाँ लिख देता हूँ मैं कैप्टोनूरिया, सही है ना। ये बीमारियाँ, अब इस बीमारी में होता क्या है, इस बीमारी में ये होता है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर एक सब्सटेंस है जिसका नाम है होमोजेंटेसिक एसिड। क्या नाम है, होमोजेंटेसिक एसिड। अब ये जो है ना ये यूरिन में बनता है। ये जो चीज़ है ये किस पे बनता है, यूरिन के अंदर। ये चीज़ इंसान की बॉडी में नॉर्मली प्रोड्यूस होती है, ये होमोजेंटेसिक एसिड। लेकिन नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के अंदर जो नॉर्मल पर्सन होगा और नॉर्मल जो पर्सन है उसके अंदर इस केमिकल को ख़त्म करने के लिए, इस केमिकल को तोड़ने के लिए एक हार्मोन रिलीज़ होता है या फिर एक एंजाइम रिलीज़ होता है जो कि क्या करता है, जाता है और इस होमोजेंटेसिक एसिड को तोड़ता है। इसको क्या करता है भाई, तोड़ता है। तो बंदे जब मतलब जो भी बंदा जो यूरिन पास आउट करेगा तो उसका यूरिन बिल्कुल नॉर्मल होता है। लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके अंदर हम कहते हैं भाई एल्केप्टोनूरिया बीमारी है, उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होगा, उसके अंदर ये वाला एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होगा। जब ये वाला एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होगा तो होमोजेंटेसिक एसिड का लेवल क्या हो जाएगा, बॉडी के अंदर बढ़ जाएगा। जब होमोजेंटेसिक एसिड का लेवल बॉडी के अंदर बढ़ जाता है तो वो बॉडी में यूरिन के अंदर आ जाता है। किस में आ जाता है, यूरिन के अंदर से। अब जब ये बंदा यूरिनेशन करेगा, जब ये बंदा यूरिन पास आउट करेगा तो जैसे ही यूरिन एटमॉस्फेयर के साथ एक्सपोज होता है तो उसका कलर चेंज होकर डार्क हो जाता है। किस तरह हो जाता है, डार्क कलर हो जाता है। तो इस बंदे को हम कहते हैं जो कि यूरिनेशन करने के बाद उसका कलर जो है ना, उसके यूरिन का कलर क्या हो जाए, डार्क हो जाए, तो इसको हम कहते हैं कि भाई इस बंदे को कौन सी बीमारी है, एल्केप्टोनूरिया बीमारी है। कौन सी बीमारी है भाई, एल्केप्टोनूरिया बीमारी है। अब देखें ये जो मैं जीन की बात कर रहा हूँ ना, जीन, ये बेसिकली जीन हमारे पास कोई ना कोई एंजाइम कोई ना कोई जीन बनाता है। क्या करता है, कोई ना कोई जीन वो क्या करता है, इस एंजाइम को बनाता है। ये जो मैंने अभी बात की ना, ये वाली जीन, हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं, देखिए अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ नॉर्मल मैकेनिज़्म लिखता हूँ। मैंने कहा भाई ये एक क्रोमोज़ोम है, इस क्रोमोज़ोम के ऊपर यहाँ पर एक जीन मौजूद है, सही है ना। इस जीन में कोडिंग है, क्या है, ये जीन की कोडिंग मौजूद है यहाँ पर। हम कोडिंग पढ़ेंगे भी, मैंने फर्स्ट ईयर में पढ़ाया हुआ भी है। ये कोडिंग क्या होती है, कॉपी होती है। ये mRNA की फॉर्म में कॉपी हो जाती है। आगे का टॉपिक है जिसको हम प्रोटीन सिंथेसिस कहते हैं। ये mRNA के ना बॉडी से बाहर आता, सॉरी, ये mRNA न्यूक्लियस से बाहर आता है साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म में एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं राइबोसोम्स। क्या कहते हैं इसको हम, राइबोसोम्स कहते हैं। तो राइबोसोम्स के अंदर क्या होता है, बेसिकली राइबोसोम्स में ये जो mRNA है ये राइबोसोम्स को पढ़ते जाते हैं और इसके नतीजे में प्रोटीन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ये प्रोटीन बनाते जाते हैं। प्रोटीन हम किस फॉर्म में कहते हैं, एंजाइम की फॉर्म में कहते हैं। क्या करते हैं भाई, कोई ना कोई एंजाइम। तो भाई देखें एक जीन जो है ना, एक जीन
ये अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल है क्या करने के लिए, कोई ना कोई एंजाइम प्रोड्यूस करने के लिए। और एंजाइम क्या करता है, कोई ना कोई एक्शन प्रोड्यूस करता है आपकी बॉडी में, कोई ना कोई रिएक्शन को काम करवाएगा। उस रिएक्शन के नतीजे में क्या होगा, आपके बॉडी के अंदर कोई भी आपका करैक्टर शो होगा। क्या होगा, आपका कोई ना कोई करैक्टर आपको दिखाई देगा आपकी बॉडी के अंदर। सही है। तो अब मैं कहूँ कि भाई ये जो जीन है ना, जो कि एंजाइम बना रहा है, ये जीन ख़राब हो गया, तो अब आपके पास ये जो पूरा पाथवे है ये ख़राब हो जाएगा, और उसके चक्कर में एंजाइम नहीं बनेगा। एंजाइम नहीं बनेगा तो एक्शन प्रोड्यूस नहीं होगा, और इस तरह आपका करैक्टर भी क्या हो जाएगा, सही से काम नहीं करेगा। तो यही हमारे पास है वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस, ये सारा इसने बताया था। जो एंजाइम है ना वो काम नहीं कर रहा। देखें अब हमारे पास यहाँ पर है जीनोम। क्या है यहाँ पर, जीनोम। जीनोम का मतलब क्या होता है भाई, टोटल जीनोमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल इज़ नोन एज जीनोम। ये पॉइंट, ये आपके पास डेफिनेशन है। किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर कितना डीएनए का मटेरियल मौजूद है, कितना जीन मौजूद है, उन सब को इकट्ठा करके हम क्या कहते हैं, उस ऑर्गेनिज्म का जीनोम कहते हैं। क्या कहते हैं, उस ऑर्गेनिज्म का जीनोम कहते हैं। फॉर एग्जांपल इंसान के बॉडी के अंदर कितने क्रोमोसोम है भाई, 46 क्रोमोसोम है। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो इन सारे के सारे 46 क्रोमोसोम के अंदर जितने भी जेनेटिकल मटेरियल होगा, इसके अंदर जितना भी जेनेटिकल मटेरियल होगा, जब आप वो मटेरियल जमा करेंगे, उस सब को मिलाकर हम क्या कहते हैं, जीनोम कहते हैं। क्या कहते हैं, उस सब को मिलाकर जीनोम कहते हैं। इसी तरह अगर हम किसी बैक्टीरिया की बात करें, तो बैक्टीरिया की अगर मैं बात करूं, तो बैक्टीरिया है हमारे पास एक, ये एक बैक्टीरिया है। अब बैक्टीरिया के अंदर देखें, यहाँ पर भी जीन होता है इस तरह से, जिसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। और इसके अलावा बैक्टीरिया के अंदर यहाँ एक और चीज़ होती है जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लाज्मिड। फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा चुका हूँ, इसको हम कहते हैं प्लाज्मिड, और ये इसके न्यूक्लियोइड है। सही है ना। तो बैक्टीरिया के अंदर अगर मैं कहूँ कि भाई जीनोम क्या चीज़ है, तो बैक्टीरिया के अंदर जीनोम सिर्फ और सिर्फ ये न्यूक्लियोइड नहीं होगा, बल्कि प्लाज्मिड होता है, क्योंकि प्लाज्मिड के अंदर भी इन्फॉर्मेशन होती है और न्यूक्लियोइड के अंदर भी इन्फॉर्मेशन होती है। तो इन दोनों का सम जो है ना वो जीनोम कहलाता है। सही है ना। तो जीनोम क्या है भाई, कितना जीन किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल के अंदर मौजूद है। देखिए बैक्टीरिया के सेल में भी लिखा हुआ है सर्कुलर क्रोमोसोम और साथ में प्लाज्मिड, ये मिला के क्या बनाते हैं, जीनोम बनाता है। क्या बनाते हैं, जीनोम बनाते हैं। और ह्यूमन बीइंग के अंदर जो 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स है और इसके अलावा 6 क्रोमोसोम है, इन सब को मिलाकर हम क्या कहते हैं, जीनोम कहते हैं। मतलब सारे के सारे 46 क्रोमोसोम या 22 ऑटोसोम और एक से पेयर जो ना वो 6 क्रोमोसोम का, इन सब के अंदर कितने क्रोमोसोम है उसको मिलाकर हम क्या कहेंगे, उसका जीनोम कहेंगे। तो ये जीनोम की डेफिनेशन हो गई, बहुत डिटेल से बता दी। अब हम पढ़ने वाले जो मैंने बताया आपको, ये कहलाता है वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। इसका मतलब क्या है, ये पूरा का पूरा मैं आपको यहाँ पर बना के दिखाने वाला भी हूँ। तो आप लोगों ने सिर्फ बुक लेके बैठना है और अच्छी तरीके से सुनते रहना। सही है ना। और क्योंकि ये टॉपिक आपको, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट भी है, मैं फिर बता दूँ, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट भी है, लॉन्ग में आ भी सकता है। ये बॉटनी का टॉपिक है पूरा, तो ये आ भी सकता है पेपर के अंदर। सही है। जस्ट सेकंड दे दें मुझे, ताकि मैं इसको थोड़ा लंबा कर सकूं, खड़ा करूं, ताकि ये जो ना हमारे पास वर्किंग के लिए ज़रा जगह ज़्यादा हो। सही है, इतना काफ़ी है, इतना भी हम लोगों ने लिख लिया। देखें ये सारा हमने लिख दिया। हाँ सही है। अब हम यहाँ लिखना शुरू करते हैं। यहाँ पर इसको यहाँ से हम बंद कर देते हैं भाई, ये वाला चैप्टर हमारा क्लोज हो गया। ये जितने भी अभी हमने बातें की, दिस चैप्टर इज़ नाउ एंड। ये हमारे पास हो गया। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। यहाँ लिखेंगे हम यहाँ पर। सही है। तो अब यहाँ पर हम लिखना शुरू कर देते हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। जो स्टूडेंट अभी आए हैं ना, वो सिर्फ इस टॉपिक को सुन लें अच्छी तरीके से। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और ये लॉन्ग में आ भी सकता है आप लोगों के लिए। सही है भाई। ये दिया किसने था, तो हमारे पास साइंटिस्ट है जिनका नाम था बीडल एंड टैटम ने ये एक्सपेरिमेंट दिया था, या ये जो है हाइपोथेसिस दी थी। क्या मतलब है, इनके कहने का मतलब है कि भाई a specific gene is encoded with
specific information which is used to produce a specific enzyme for particular action within the body। देखिए ऐसे डेफिनेशन आपकी बुक में कहीं भी नहीं लिखी है, सर अपने अल्फाज में लिख रहा हूँ, मैंने कहीं भी देखी नहीं है, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ। ये क्या कहने का मतलब है? मेरा कहने का मतलब है कि बिडल एंड टेटम ने ये कहा है कि भाई हमारी बॉडी के अंदर स्पेसिफिक जीन होते हैं, सही है ना। जगह जगह पर हमने कहा कि भाई जैसे ये हमारे पास, अगर मैं यहाँ बनाऊँ, हाँ देखिए हमने भी कहा कि हमारे पास ये होते हैं इस तरह से क्रोमोज़ोम, और इस क्रोमोज़ोम में स्पेसिफिक जीन होते हैं जगह जगह पर इस तरह से। उन जीन के अंदर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन होती है। क्या होती है? उन जीन के अंदर, वो जीन है ना, वो उसमें वो जो जीन हैं वो जो है ना इनकोडेड होता है, उसके अंदर कोडिंग होती है स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के लिए, जो कि इस्तेमाल की जाती है स्पेसिफिक एंजाइम बनाने के लिए, ताकि वो बॉडी के अंदर कोई ना कोई स्पेसिफिक एक्शन प्रोड्यूस कर सकें। तो सारा कहने का मतलब ये है कि जीन जो है ना, जीन वो रिस्पॉन्सिबल होता है कोई भी एंजाइम बनाने के लिए, और वो एंजाइम आपके बॉडी के अंदर कोई भी काम प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बस आप लोग इतना याद रखना है कि हमारे पास जो जीन हैं वो रिस्पॉन्सिबल है कोई भी एंजाइम बनाने के लिए। एक जीन रिस्पॉन्सिबल होगा एक एंजाइम बनाने के लिए, और वो एंजाइम आपकी बॉडी के अंदर कोई भी एक्शन प्रोड्यूस करता है। जैसे ही बताया ना, एंजाइम क्या है? प्रोटीन इन नेचर है, आप लोगों ने चैप्टर नंबर 3 के अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा हुआ है। तो वो एंजाइम बनते कैसे भाई, उसकी इन्फॉर्मेशन भी हमारे डीएनए के अंदर मौजूद होती है, और वो प्रोटीन सिंथेसिस के ज़रिए बनते हैं, जो कि टॉपिक हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा भाई, हमने इतना तो कहा कि भाई एक जीन है ना वो रिस्पॉन्सिबल होता है एक एंजाइम के लिए। प्रूफ क्या है भाई? बोलना तो मैं कुछ भी बोल दूँ, मैं तो अपनी तरफ से कुछ भी बोल लूँगा भाई, इसमें क्या है, लेकिन प्रूफ तो दो भाई कि ये चीज़ ऐसे ही है बिल्कुल। तो उसको प्रूफ करने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने लिया एक फंगस को, यहाँ पर लिखा हुआ भी होगा, इन्होंने लिया एक फंजाई को, एक मोल्ड को लिया जिसका नाम है न्यूरोस्पोरा। ये क्या, एक फंगस है। इन्होंने लिया एक न्यूरोस्पोरा को, और इसको लेबोरेटरी के अंदर डेफिनेट मीडियम के अंदर इसको, जैसे इसके अंदर डेफिनेट मीडियम क्या होता है, जिसके अंदर ग्लूकोज होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, ये सब चीज़ें मौजूद होती है। ये जो है ना क्या करेगा, उसको इस्तेमाल करते हुए अपना काम करेगा। ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ भी है, ये रहा, देखें। इसी से मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने लिया एक वाइल्ड टाइप न्यूरोस्पोरा लिया, ये नज़र आ रहा है आपको, दिस इज़ द न्यूरोस्पोरा, ये जो आपको नज़र, जिसको मैं ग्रीन कलर कर रहा हूँ, हमको कलर कर देते हैं, सही है ना इसको। और इसके नीचे इन्होंने क्या किया भाई, यहाँ पर इन्होंने डाल दिया मिनिमल मीडियम। क्या डाला? मिनिमल मीडियम। मतलब मिनिमल मीडियम का मतलब क्या होता है भाई, कुछ चीज़ें डाली, स्पेसिफिक चीज़ें यहाँ पर इन्होंने डाली। मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ, हाँ यहाँ पर सही है। इस मिनिमल मीडियम के अंदर कुछ ना कुछ प्रोटीन या कोई ना कोई ग्लूकोज वगैरह मौजूद है, जो कि क्या करता है, ये जो न्यूरोस्पोरा है वो इसका इस्तेमाल करेगा, और क्या बनाएंगे भाई, ये अपना काम करेगा, ये अपना जो ना जो भी प्रोटीन वगैरह है वो बनाएंगे। तो अगर हम यहाँ पर देखें, अगर हम यहाँ पर देखें तो, अच्छा जनाब कहाँ गया, हाँ ये देखें, कहाँ गई, हाँ ये जो डायग्राम नज़र आ रही है ना, देखें हमने न्यूरोस्पोरा डाला। अब न्यूरोस्पोरा के अंदर जाहिर सी बात है नॉर्मल न्यूरोस्पोरा है। न्यूरोस्पोरा जो है क्या है, जो फंगस है ये अभी ख़राब नहीं हुआ, इसके सारे के सारे जीन वगैरह रिस्पॉन्सिबल है, वो सारे का सारा जीन अपना काम अभी कर रहे हैं। तो जब इसको हमने थोड़ी सी ग़िज़ा दी, थोड़ी सी हमने क्या दी, न्यूट्रिशन दी, इसको न्यूट्रिएंट्स दिए, तो उसने उस न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल किया और एंजाइम बनाना शुरू कर दिए। क्या कर दिया भाई, एंजाइम बनाना शुरू कर दिए। अब जब एंजाइम बनाना शुरू कर दिए तो उन्होंने क्या किया, वो जो बैक्टीरिया, जो फंगस था वो ग्रो करना शुरू हो गया। तो ये आपको नज़र आ रहा है वो पायरोडॉक्सिन वगैरह जो आपके पास अमाइनो एसिड्स है, ये वगैरह बनाना इन्होंने शुरू कर दिया, सही है ना। या आप यूँ समझ लें कि ये जो फंगस था ये अच्छा खासा ग्रो हुआ, यहाँ पर आपको नज़र भी आ रहा है ये फंगस अच्छा खासा यहाँ पर ग्रो हुआ भी है। तो ये नॉर्मल मीडियम के अंदर जब इसको अंदर डाला तो इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई। ये लेके नज़र आ रही है आपको, मैं अगर ये बिठाऊँ देखें नज़र आ रही है आपको, ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, दिस इज़ द नॉर्मल न्यूरोस्पोरा, जो कि उन्होंने इस्तेमाल किया
इस वाले का भी मिटाता हूँ मैं भी, एक मिनट। हाँ, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने उस मिनिमल मीडियम का इस्तेमाल किया, इन्होंने वो थोड़े से केमिकल प्रोटीन वगैरह का इस्तेमाल किया और ग्रोथ होना शुरू कर दिए, ग्रोथ करना शुरू कर दिए, जिसके नतीजे में बहुत सारे फंगस क्या हो गए, बन गए। अब इन्होंने क्या किया, देखिए यहाँ तो इनको समझ में आ गया कि भाई हमने थोड़ा सा काम दिया, थोड़ा सी चीज़ें दिए, तो जो न्यूरोस्पोर है, जो फंगस है, उसके जीन वगैरह काम कर रहे थे, उन्होंने उसका इस्तेमाल किया और बहुत सारी प्रोटीन बनाई। उस प्रोटीन का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने क्या किया भाई, अपनी ग्रोथ की, क्या किया, अपनी बहुत ज़्यादा ग्रोथ की। तो हमें ग्रोथ नज़र आ भी रही है, नज़र आ रही है आपको, दिस इज़ द ग्रोथ ऑफ फंगस, ग्रोथ हमें नज़र आई। अब यहाँ इन्होंने एक्सपेरिमेंट ख़त्म नहीं किया, अब हमने ये शो करना है कि भाई ये इसी जो आपके पास एक जीन है ना, ये रिस्पॉन्सिबल है कोई ना कोई एंजाइम बनाने के लिए। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने अब थोड़ी सी चेंजेस लाए अपने एक्सपेरिमेंट में। इन्होंने उस फंगस को लिया, नज़र आ रहा है ये स्पोर्स है, उसके फंगस के स्पोर्स है ये, और उस फंगस के स्पोर को ट्रीट किया एक्सरे से और अल्ट्रावायलेट लाइट से। अब आपको पता है, अगर आपको नहीं भी पता तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ये देखें, ये जो एक्सरेज वगैरह होती है ना, ये बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी वाले होते हैं, सही है ना, आप लोग फिज़िक्स वगैरह में पढ़ते हुए आ रहे हैं, इनके अंदर बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी होती है। तो ये जो डीएनए वगैरह होता है ना, डीएनए वगैरह उसके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, क्या कर रहे थे, उसके अंदर चेंजेस क्रिएट कर देता है, डीएनए के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जीन के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करता है, या जीन के अंदर चेंजेस लेकर आ जाते हैं। उन चेंजेस को, उन प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम, म्यूटेशन कहते हैं। तो ये जो एक्सरेज वगैरह है ना, इनको, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए हमने उस स्पोर के अंदर, उस फंगस के अंदर म्यूटेशन पैदा की। मतलब म्यूटेशन का मतलब क्या होगा कि हमने चेंजेस पैदा किए, उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस लेकर आ गए, उसके डीएनए को हमने तबाह और बर्बाद कर दिया, आप यूँ कह सकते हो कि उनके डीएनए को हमने ख़राब कर दिया। तो ये चीज़ है जिसकी वजह से ये चेंजेस आई है, इसको हम कहते हैं म्यूटाजीन्स। क्या कहते हैं इसको हम, म्यूटाजीन्स। क्या कहते हैं, म्यूटाजीन्स। और बाद में इसके नतीजे में जो ऑर्गेनिज्म बन रहा है, इसको हम कहते हैं म्यूटेंट्स। क्या कहते हैं इसको हम, म्यूटेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, म्यूटेंट्स कहते हैं। तो अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊँ तो यहाँ पर आपको नज़र आ भी रहा है, देखें जो चेंजेस आ रही है, इसको तो हम म्यूटेशन कहते हैं। जिस वजह से चेंजेस आ रही है उसको हम, अच्छा, जो चीज़ बन रही है उसको हम कहते हैं म्यूटेंट्स। क्या कहते हैं इसको हम, म्यूटेंट्स। और जो चीज़ जो है ये चेंजेस लेकर आ रही है उसको हम कहते हैं म्यूटाजीन्स। क्या कहते हैं इसको, मैं लिख देता हूँ, म्यूटाजीन्स कहते हैं, म्यूटाजीन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, म्यूटाजीन्स कहते हैं, सही है। अब इन्होंने क्या किया भाई, हम बता दिया, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, किया इन्होंने ये किया कि फ़ंगस को उठाया, नॉर्मल फ़ंगस को उठाया, उसको थोड़ी सी चीज़ें दी, थोड़ी सी नरिशमेंट दी, वो फंगस ने उस नरिशमेंट का इस्तेमाल करते हुए ग्रो कर लिया, सही है ना, अच्छा खासा ग्रो कर लिया। फिर हमने क्या किया, उस फंगस को दोबारा लिया, उसको जो है ना हम लोगों ने एक्सरेज और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से उसको ट्रीट किया। वो जो एक्सरेज और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन उसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी थी, जिसकी वजह से उसने वो डीएनए को क्या कर दिया, ख़राब कर दिया। अब हमें पता चला कि भाई जो डीएनए ख़राब हो गया उसके चक्कर में जीन जो है ना, जीन वो ख़राब हो गया। और अभी हमने बात की कि जीन जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल है कोई ना कोई एंजाइम बनाने के लिए। अब क्या होगा, अब ये हुआ कि भाई इसको अभी हमने ख़राब कर दिया, इसको हमने क्या कर दिया, ख़राब कर दिया। फिर इसको हमने कंप्लीट मीडियम दिया। क्या दिया, कंप्लीट मीडियम दिया। कंप्लीट मीडियम का मतलब है कि एक फंगस को जितनी भी चीज़ें चाहिए, रिक्वायरमेंट, जितनी भी रिक्वायरमेंट है फंगस की ग्रो करने के लिए, जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है ग्रो करने के लिए, वो सारी की सारी चीज़ें हमने यहाँ पर प्रोवाइड कर दी। क्या कर दी, सारी की सारी चीज़ें। तो इसने दोबारा ग्रो किया, नज़र आ रहे हैं, इसने दोबारा ग्रो किया। जब हमने सारे के सारे, याद रखना पहले केस में, केस नंबर 1 में हमने सारी की सारी चीज़ें नहीं दी थी, हमने कुछ चीज़ें दी थी, और केस नंबर 2 में हमने सारी की सारी चीज़ें दी थी, जिसकी वजह से उसने क्या किया, ग्रो किया। अब सवाल ये कि अगर इसको हम सारी की सारी चीज़ें नहीं देंगे तब क्या होगा, तो वो यहाँ पर आपको नज़र आएगा। देखें ये कंप्लीट मीडियम के ऊपर इसने ग्रो किया ना, यहाँ पर इसने कुछ ना कुछ एंजाइम यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, कोई ना कोई अमाइनो एसिड वगैरह बना रहा है, सही है ना, या ये हम थोड़ा थोड़ा अमाइनो एसिड इसको दे रहे हैं। तो अगर आप गौर करो तो जब इसको हमने अलग अलग किस्म के अमाइनो एसिड्स दिए हैं, देखिए हमने मिनिमल कंट्रोल दिया तो इसमें कोई ग्रोथ नज़र नहीं आ रही आपको, हमने थायमीन दिया कोई ग्रोथ नज़र नहीं आ रही, हमने राइबोफ्लेविन दिया कोई ग्रोथ नज़र नहीं आ रही, हम स्पेसिफिक केमिकल दे रहे हैं, सही है ना, नियासिन दिया कोई ग्रोथ नज़र नहीं आ रही, अर्जिनिन दिया ग्रोथ नज़र आ रही है अभी, फॉलिक एसिड दिया कोई ग्रोथ नज़र नहीं आ रही, न्यूक्लिक एसिड दिया हमने कोई ग्रोथ नज़र नहीं आ रही, एनोसिटल दिया कोई ग्रोथ नज़र नहीं आ रही, कोलिन दिया कोई ग्रोथ नज़र नहीं आ रही, मायनो पेंजोइक एसिड दिया, पैरामाइनो कोई ग्रोथ नज़र नहीं आ रही, और पैराडॉक्सिन दिया तब भी कोई थोड़ी बहुत ग्रोथ नज़र आई है, सही है ना, ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। अब देखें ये जो इतनी सारी ग्रोथ है ना, तो इसके नतीजे में हमें 3 किस्म के मिल रहे हैं, कि ये नज़र आ रहा है हमें, एक नज़र आ रहा है और बाकी सब ये, तो हमें 3 किस्म के ऑर्गेनिज्म मिले। कितने किस्म के मिले, 3 टाइप्स ऑफ म्यूटेंट्स मिले। म्यूटेंट नंबर 1, म्यूटेंट नंबर वन वो ये था कि अगर उसको हम ऑर्निथिन दे, सिट्रिलिन दे और आर्जिनिन दे, तो वो क्या करेगा,
वर एडिड टू द मिनिमल मीडियम ऑफ सॉल्ट शुगर एंड बायोटिन। तो ये क्या करेगा, ग्रो करेगा। अगर इसको ये तीनों चीज़ें हम दे, ये तीनों किस्म के हम अमाइनो एसिड दे उसको, ऑर्निथीन दे, साइट्रिलीन दे या आर्जिनिन दे, तो ये क्या करेगा, ग्रो करेगा। याद रखना म्यूटेंट नंबर 1 के बारे में हमने बात की कि म्यूटेंट नंबर 1 को, अच्छा रुक जाए, सॉरी यहाँ लिख देता हूँ मैं आपके लिए। म्यूटेंट नंबर 1 को अगर हम ऑर्निथीन दे, सिट्रिलीन दे या आर्जिनिन दे तो ये ग्रो करेगा। ये क्या होगा भाई, ग्रो करेगा। तो इसका मतलब ये है, अच्छा ये सारी एंजाइम्स है ना, ये सारे के सारे अमाइनो एसिड हम दे रहे हैं। याद रखना जितने भी रिक्वायरमेंट होती है ना, वो सारे के सारे अमाइनो एसिड हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर दे रहे हैं बंदे को। तो अगर इसका जीन ख़राब भी है तो भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि इसको जितनी अमाइनो एसिड या जितनी प्रोटीन की ज़रूरत है हम तो हम पहले से दे रहे हैं, तो इसको इशू ही नहीं है। सही है ना। नंबर 2 में, म्यूटेंट नंबर 2 के अंदर दोबारा ग्रो करेगा। अगर हम सिट्रिलीन दे या फिर आर्जिनिन दे, तो म्यूटेंट नंबर 2 की बात, म्यूटेंट नंबर 2 अगर इसको हम सिट्रिलीन दे रहे हैं या फिर आर्जिनिन दे रहे हैं, तब भी वो क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। तभी वो क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। म्यूटेंट नंबर 3 में क्या है, वो जो है ना ग्रो तब करेगा अगर आप वो दें, क्या दे, वो आर्जिनिन देंगे तभी वो ग्रो करेगा, वरना वो ग्रो नहीं करेगा। तो म्यूटेंट नंबर 3 में हम क्या देंगे भाई, सिर्फ और सिर्फ आर्जिनिन देंगे तभी वो ग्रो करेगा, वरना वो ग्रो नहीं करेगा। सही है ना। ये तीनों नाम यहाँ लिखे हुए भी है, ऑर्निथीन, सिट्रिलीन और आर्जिनिन। सही है ना। अब देखिए मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि है क्या। यहाँ पर आपको ये डायग्राम ज़रा गौर से देखनी है। अब ये डायग्राम आपको समझ में आएगी, डायग्राम की वजह से आपको नज़र समझ में आएगा, वरना नज़र समझ में नहीं आएगा। देखें ये क्रोमोजोम है हमारे पास। सही है ना। ये क्रोमोजोम है, ये क्रोमोजोम के ऊपर जगह जगह कोडिंग है। ये मैं जो रेड से बना रहा हूँ ये आर्जिनिन की कोडिंग है। ये है आर्जिनिन F की कोडिंग है भाई। ये यहाँ पर आर्जिनिन G की कोडिंग है और यहाँ पर H की कोडिंग है। अब इस कोडिंग की वजह से ये जीन है, ये क्या है, सारे के सारे जीन है। क्या है, जीन है। हमने पढ़ा कि भाई ये जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं कोई ना कोई एंजाइम बनाने के लिए। तो भाई ये रिस्पॉन्सिबल है, ई वाला जो है ना, ये रिस्पॉन्सिबल है एंजाइम ई बनाने के लिए। एफ़ वाला रिस्पॉन्सिबल है एंजाइम एफ़ बनाने के लिए। जी वाला रिस्पॉन्सिबल है एंजाइम जी बनाने के लिए। और एच वाला रिस्पॉन्सिबल है एंजाइम एच बनाने के लिए। अब फॉर एग्जांपल पहले केस में हमने कहा, पहले केस में हमने क्या पढ़ा, पहले केस में हमने कहा कि अगर हम ओ देंगे, सी देंगे और ए देंगे तभी वो ग्रो करेगा, वरना वो ग्रो नहीं करेगा। तो इसका मतलब कि हम उसको ये वाली भी चीज़ देंगे, ये वाली भी चीज़ देंगे और ये वाली भी चीज़ देंगे, आर्जिनिन देंगे। याद रखना ये बीच का इंटरमीडिएट होता है, इसकी इतना ज़रूरत नहीं है। तो उसको एक फंगस को ग्रो करने के लिए जितनी भी चीज़ें चाहिए हमने सब देनी है। हमने ऑर्निथीन भी देना है, हमने सिट्रिलीन भी देना है, हमने आर्जिनिन भी देना है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि उसका ये वाला जीन भी ख़राब हो गया है, ये वाला जीन भी ख़राब हो गया है और ये वाला जीन भी ख़राब हो गया है। क्यों? क्योंकि अगर हम उसको आर्जिनिन नहीं देंगे तब भी वो ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि ये वाला जीन तो ख़राब है, तो ये वाला एंजाइम बनेगा ही नहीं। तो इस या अगर हम ये वाला जीन ख़राब है तो ये वाला एंजाइम नहीं बनेगा, तो ये इसको कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। और इसकी बारी तो ग्रोथ होनी है ना, ग्रोथ तो यहीं पर होनी है। तो अगर हम इसको ये वाली चीज़ नहीं देंगे, क्या नाम है, अगर इसको हम आर्जिनिन नहीं देंगे तो ये सिट्रिलीन को कन्वर्ट ही नहीं कर सकता आर्जिनिन के अंदर। तो इसलिए हमने तीनों चीज़ें देनी है, तभी जाके वो ग्रो करेगा। इसी तरह अगर हम इसको फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हम न सिट्रिलीन देते और ना ही आर्जिनिन देते हैं, बल्कि सिर्फ उसके पास क्या है, ऑर्निथीन मौजूद है, सिर्फ हमने ऑर्निथीन दिया, तो ऑर्निथीन के बाद अब ना ये दोबारा ग्रो नहीं करेगा। कैसे? क्योंकि उसका ये वाला जीन भी ख़राब है और ये वाला जीन भी ख़राब हो गया है भाई। तो वो ऑर्निथीन को ना सिट्रिलीन में कन्वर्ट कर सकता है, ना ही आर्जिनिन में कन्वर्ट कर सकता है। अब इसमें कन्वर्ट नहीं करेगा तो उसकी ग्रोथ भी नहीं होगी। समझ में आ गया? इसी तरह अगर उसको हम तीसरी कंडीशन में अगर हम उसको कहें कि भाई हम ऑर्निथीन भी नहीं दे रहे, फॉर एग्जांपल हम ये ऑर्निथीन भी नहीं दे रहे, तो उसका ये वाला एंजाइम भी ख़राब है भाई, इसका ये वाला जीन भी ख़राब है। क्यों? क्योंकि वो एसिटाइल कोलिन को ना इसमें कन्वर्ट कर सकता है, न फिर उसको इसमें कन्वर्ट कर पाएगा, ना उसको इसमें कन्वर्ट कर पाएगा और ना उसकी ग्रोथ होगी। तो इसलिए हमने तीनों चीज़ें दी है, क्योंकि तीनों के तीनों एंजाइम क्या है, ख़राब हो गए। पहला केस। दूसरे केस में क्या है भाई, दूसरे केस, अब यहाँ पर इसको मिटा दूँ, ज़रा रुक जाएँ। दूसरे केस के अंदर अभी हमने पढ़ा, याद रखना पहले केस में क्या हुआ है, पहले केस में पूरा का पूरा फंगस का, पूरे के पूरे फंगस का पूरा जीन क्या हो गया, पूरा का पूरा क्रोमोसोम ख़राब हो गया। ये वाला भी ख़राब है, ये वाला भी ख़राब है और ये वाले जीन भी ख़राब है, जिसकी वजह से वो इस जीन को इस्तेमाल नहीं कर सकते एंजाइम बनाने के लिए। इसलिए हमें तीनों चीज़ें देनी पड़ी। दूसरी केस में क्या है भाई, म्यूटेंट नंबर 2 के अंदर हम या तो सिट्रिलीन देंगे या फिर आर्जिनिन देंगे, तभी वो डायरेक्ट ग्रो कर सकता है। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो एंजाइम है ना, ये वाला काम कर रहा है, इसका मतलब ये वाला जीन अभी सही है, ये वाला जीन ख़राब है दूसरे वाले केस में और ये वाला जीन ख़राब है। क्यों?
क्योंकि अगर इसको हम एसिटाइलकोलिन देते हैं तो ये ऑर्निथिन तो बना सकता है, इसका मतलब ये वाला एंजाइम सही है, क्योंकि यही वाला एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ को इस चीज़ में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये चीज़ तो आराम से बन रही है, लेकिन इस चीज़ को अब इसमें नहीं कन्वर्ट किया जा सकता क्योंकि ये वाला जीन क्या है, ख़राब है, तो ये एंजाइम नहीं बनेगा जिसकी वजह से कन्वर्ट नहीं होगा। और इसी तरह सिट्रिलिन भी आर्जिनिन में कन्वर्ट नहीं होगा क्योंकि ये वाला जीन भी क्या है, ख़राब है। तो एंजाइम जी भी नहीं बन सकता और एंजाइम एच भी नहीं बन सकता, जिसकी वजह से आर्जिनिन नहीं बनेगा, और आर्जिनिन नहीं बनेगा तो ग्रोथ नहीं होगी। तो इसकी वजह से हम क्या देंगे उसको, या तो सिट्रिलिन देंगे या फिर आर्जिनिन देंगे। बल्कि याद आया, एक मिनट, इसका ये वाला जीन सही है, इसका ये वाला जीन सही है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि आर्जिनिन देंगे या फिर सिट्रिलिन देंगे। तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये वाला, अच्छा ये वाला जीन भी क्या है, सही है, सिर्फ और सिर्फ बीच वाला जीन ख़राब है, ये क्लस्टर नंबर 2 वाला ख़राब है, क्योंकि ये भी इसमें कन्वर्ट हो रहा है आराम से और ये इसमें भी कन्वर्ट हो रहा है आराम से, सिर्फ ऑर्निथिन जो है ना वो सिट्रिलिन में कन्वर्ट नहीं हो रहा। तो इसके वजह से एंजाइम जो एफ है वो ख़राब हो गया है, सही है। तो और तीसरी कंडीशन की अगर हम बात करें तो हमने डायरेक्ट कौन सा देना है, ए देना है। हमने क्या दिया, डायरेक्ट हमने यही चीज़ देनी है, ए देनी है, सही है। तो इसको भी ज़रा समझ लेते हैं, ए में क्या चीज़ है। तो हमने डायरेक्ट उसको वही एंजाइम देनी है जिसकी वजह से वो ग्रो कर रहा है। इसका मतलब सारा का सारा सिस्टम क्या है, ख़राब है, उसका ये वाला भी ख़राब है, ये वाला जीन भी ख़राब है, ये वाला जीन भी ख़राब है जिसको से ये जीन नहीं बन रही, ये वाला भी ख़राब है जिसको से ये नहीं बन रहा, और ये वाला भी ख़राब है जिसको से ये नहीं बन रहा। हमने डायरेक्ट इसको क्या देनी है, आर्जिनिन। आर्जिनिन को इस्तेमाल करके वो डायरेक्ट क्या करेगा, ग्रो करेगा। क्योंकि अगर हम एसिटाइलकोलिन देंगे तो ये वाला तो पहले से ख़राब है तो कन्वर्ट ही नहीं कर सकता। अगर हम ऑर्निथिन देंगे तो ये वाला भी ख़राब है तब भी कन्वर्ट नहीं कर सकता। अगर हम एंजाइम सिट्रिलिन देंगे तब भी कन्वर्ट नहीं कर सकता क्योंकि एंजाइम जी भी ख़राब है। और इसी तरह अगर हम ये सक्सीन देंगे, सक्सीनाइन देंगे तब भी कन्वर्ट नहीं कर सकता क्योंकि एंजाइम एच भी ख़राब है। तो हम डायरेक्ट क्या देंगे, आर्जिनिन देंगे ताकि वो ग्रो कर सकता है। तो इससे हमें ये पता चला कि भाई जब हमने, इससे ये पता चला कि भाई एक ही जीन रिस्पॉन्सिबल है एक ही एंजाइम के लिए, क्योंकि अगर एक जीन ख़राब हो ना तो इसके सिर्फ एक ही एंजाइम जो है ना इफेक्ट पड़ रहा है, एक ही एंजाइम के ऊपर इफेक्ट। आप देखना चाहिए तो देख लें, सारी चीज़ें लिखी हुई है इसके अंदर, ये पूरा मैंने समझा दिया आप लोगों को। जी बेटा क्लियर है या नहीं, जल्दी से बता दें मुझे। अगर क्लियर है तो मैं क्लास को यहाँ पर एंड कर रहा हूँ। कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, मसला नहीं है।